जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उससे हम एक सार निकाल पाते हैं, और वो है कि जो कुछ भी है उसका सबसे बड़ा रीजन है एक्शन। क्या है? एक्शन। एक्शन को हमने किस कैटेगरी में रख के पढ़ा था? वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन में ही बताया था मैंने कि वर्ब होती है टू शो एक्शन। अच्छा, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर एक्शन हो ही ना तो सोचिए, ना हम टेंस का डिस्कशन कर सकते हैं, ना हम सब्जेक्ट का डिस्कशन कर सकते हैं, ना हेल्पिंग वर्ब का, ना कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर जो चीजें होती हैं ग्रामर में, उसमें जो सबसे बेसिक फैक्टर होता है वो होता है हमारा एक्शन। अच्छा, अब एक्शन ही सिर्फ होना पर्याप्त होता नहीं, एक्शन को करने वाला भी होना चाहिए। अब एक्शन को करने वाला होता कौन है? एक्शन को करने वाला होता है सब्जेक्ट। कौन होता है? सब्जेक्ट। बिना सब्जेक्ट के हमारा एक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने पढ़ा भी, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसीलिए पढ़ा क्योंकि एक्शन अगर हो रहा है तो उस एक्शन को करने वाला भी होगा। तो उस एक्शन को करने वाला कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक एक्शन किया। लेकिन इतनी भी बात पर्याप्त नहीं होती। इतनी बात इसलिए पर्याप्त नहीं होती क्योंकि जब तक हम उस एक्शन के समय को सही से नहीं जान पाएंगे तब तक हम उस सेंटेंस का जो एक पूर्ण और स्पष्ट अर्थ है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमको वर्ब को 3 प्रकार के टेंस में बांटकर देखना पड़ा, और वो 3 प्रकार के टेंस हमारे क्या थे? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन्हीं टेंसों की, इन्हीं सेंटेंस की एग्जैक्ट स्थिति को जानने के लिए, एग्जैक्ट स्थिति का मतलब है कि वो किस तरीके का कार्य है, वो कार्य हो चुका है या हो रहा है, इस चीज को जानने के लिए, उसकी पोजीशन को समझने के लिए हमने टेंसेस को भी 4 प्रकार के रूप में बांटा। जिसमें हमारा पहला था इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं, और दूसरा था कंटिन्यूअस, तीसरा था परफेक्ट, और चौथा था परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां से हमारी कैटेगरी होती गई। और ये कैटेगरी हुई क्यों? ये सिर्फ इसलिए हुई कि हम चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ सके, क्लियर हो सके कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। अभी आप खुद बताइए कि सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से आपका सेंटेंस एक कंप्लीट अर्थ दे सकता है? नहीं दे सकता। हमको पता होना चाहिए कि वो कार्य हमारा कब का है, वर्तमान का है कि बीत चुका है या आने वाला है, या फिर वो कार्य जारी है या हो चुका है। तो इन सारी चीजों की जानकारी के लिए ही हमने उसको, जो हमारा वर्ब है, जो एक्शन है, उसके अनुसार उसके टाइम को बांटा 3 कैटेगरी में, और फिर हमने जिसको टेंस कहा, और फिर हमने इन टेंसेस को भी 4 कैटेगरी में बांटा जो हमारी एग्जैक्ट पोजीशन को दिखाने के लिए काम करते हैं। तो इन सारी चीजों के बाद आज हम पहुंचे हैं जहां पे वो है हमारा ये 4 कैटेगरी। क्योंकि हमारे टेंस 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 टेंस होते हैं, और प्रत्येक टेंस की 4 कैटेगरी होती है। 4 कैटेगरी मतलब 4 एस्पेक्ट होते हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे होते हैं, पहले मैं टेंसेस को लिखता हूं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये हर एक टेंस की 4 कैटेगरी होती है, जो होता है इंडेफिनिट, या इसे हम सिंपल कहते हैं। दूसरा होता है कंटीन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम पढ़ेंगे कैसे? पहले हम प्रेजेंट को उठाएंगे और प्रेजेंट के साथ चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम पास्ट को उठाएंगे, पास्ट के साथ चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। फिर फ्यूचर को उठाएंगे और फ्यूचर के साथ चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। कुल मिलाकर हमारे पास अगर देखा जाए तो तीन टेंसेस की 4 कैटेगरी को पढ़ना है। तो कुल मिलाकर 3 4 12 प्रकार के टेंसेस को हम सीखेंगे। और आज हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट टेंस से, और प्रेजेंट टेंस की 4 कैटेगरी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देर किस बात की।
तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं। अच्छा, इन सबसे पहले एक चीज मैं चाहता हूं कि आप जान लें पहले ही, तो ज्यादा बेहतर होगा। वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम साथ में पढ़ते चलेंगे, वो तो बात अलग की है कि हम बताएंगे आपको, लेकिन ये इसलिए भी बताना जरूरी है कि अगर एक साथ ही इन सारी हेल्पिंग वर्ब्स को याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे इनको एक टेबल के माध्यम से, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, मैं आपको बताता हूं। एक टेबल के माध्यम से समझ लीजिए कि हमारी कितनी सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं और इन 12 टेंसेज में कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस के साथ आती है, और ये एक ही टेबल से आप याद कर लेंगे और कभी आपको भूलेगा नहीं। देखिएगा अभी सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पे प्रेजेंट, यहां लिखते हैं पास्ट और यहां लिखते हैं फ्यूचर, और एक ऐसे कॉलम बना देते हैं और इसको इतना लंबा बना देते हैं। इसको बांट देते हैं 3 कैटेगरी में, 1, 2 और 3। पहला यहां पे हम डालते हैं इंडेफिनिट, दूसरा हमारा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। शॉर्ट में मैंने लिखा है। ये आपका बन गया टेबल, और ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब चार्ट है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब चार्ट फॉर टेंस, फॉर टेंसेस। तो अब देखिए, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, पहला, ये हमारा क्या है, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट के साथ देखेंगे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या क्या आती है, डू या डज। क्या क्या आती है, डू या डज। अब प्रेजेंट का ही कंटिन्यूअस में उठा के देखेंगे, तो कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, 3 तरह की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। परफेक्ट में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। किसका? हैज बीन और हैव बीन। अच्छा, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग किया जाता है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूअस टेंस में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं। कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। वाज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ और वर का प्रयोग बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में हम प्रयोग करते हैं हैड का, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। ये हो गई हमारी पास्ट तक हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद फ्यूचर में आ जाइए। फ्यूचर में हम प्रयोग करते हैं विल और सेल का। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर में हम प्रयोग करते हैं विल और सेल का। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और सेल बी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विल बी और सेल बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और सेल हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका? विल हैव और सेल हैव। और यहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन और सेल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है अगर आप इस चार्ट को बना लेते हैं और अच्छे से याद कर लेते हैं तो शायद आप कभी भी अब हेल्पिंग वर्ब भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको याद हो जाए। मैंने बताया था ना, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि
हम रट ले, ठीक है, वो बात अलग की है, वो हमको याद हो जाएगा, हमारी दिमाग की क्षमता के ऊपर है। लेकिन अगर हम चीजों को एक चार्ट वाइज या एक टेबल में सीरीज में बना के और उसको फिर याद करते हैं, तो वो तो याद तो करते ही, हम एक प्रोसेस तो करते ही हैं, साथ में ये पिक्चर फॉर्म में भी हमें दिमाग में सेट हो जाता है। और जब हम कोशिश करते हैं कि हम फिर से उसको रिमेम्बर करने की, तो एकदम ऐसे हूबहू याद आता है कि अरे कोने पे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस था, फ्यूचर का था, वहां पे बिल है बीन लिखा था, सेल है बीन लिखा था। तो वो सारी चीजें पिक्चर फॉर्म में हमको तुरंत हमारे सामने आ जाती है। लेकिन अगर हम याद करते रहते हैं और उसको लिंक नहीं कर पाते हैं कहीं से, तो फिर हमको वो कभी रिमेम्बर करने पे याद नहीं आता। हाँ ठीक है, कुछ दिनों तक याद रहता है, उसके बाद क्या होता है, स्किप हो जाता है दिमाग से। तो ये आप बना लीजिए और इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, आप वीडियो को रोक के बना लीजिएगा। चलिए, हेल्पिंग वर्ब तो देख लिया हम लोगों ने। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद शुरू करते हैं अपना टेंस। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हम सिंपल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि बहुत ही साधारण तरीके के वाक्यों की बात इसमें की जाती है। बहुत मतलब उसमें एक मतलब ज्यादा एक तरीके से ये कहिए कि जैसे हम सिंपल एक बात नहीं करते, ना उसमें घुमाव होता है ना कुछ होता है, तो ऐसे वाक्यों की बात इसमें की जाती है इन तरह के इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस में या टेंसेस में। तो इसीलिए हम इसको सिंपल भी कह देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कहिए अपनी सुविधा के अनुसार। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, मैंने आपको बताया कि टेंसेस के 3 फॉर्म होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके बाद उनकी 4 कैटेगरी होती है प्रत्येक टेंसेस की। उसके बाद भी सेंटेंसेस के नेचर के अनुसार हम 2 चीजों के हिसाब से काम करते हैं, 2 चीजों पर। सबसे पहली चीज क्या होती है हमारी, सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, वो है हम उसके सिंगुलर और प्लूरल होने को गुणधर्म, प्लूरल होने के गुणधर्म को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम उसके सिंगुलर और प्लूरल होने के गुणधर्म को देखते हैं। दूसरा जिसमें हमें यह पता चलता है कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो ये हमारा हो गया 2 एस्पेक्ट जिस पे हम काम करते हैं किसी भी टेंस में, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इंडेफिनिट हो तो ही हम ये सारी चीजें देखेंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा वो सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, और इसके अनुसार हम वर्ब की सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और पॉजिटिव और निगेटिव के अनुसार या यहाँ इंट्रोगेटिव के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन मार्क्स, ये सब लगाएंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव को भी हम असर्टिव भी कहते हैं, पॉजिटिव को असर्टिव अफर्मेटिव भी कहते हैं, ठीक है। इसी कैटेगरी में रखा जाता है अफर्मेटिव। और जब हम असर्टिव कहते हैं तो असर्टिव में पॉजिटिव और निगेटिव को दोनों को साथ रखा जाता है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। जो हमारे वाक्य होते हैं उसमें मैंने आपको सेंटेंस के टाइप बताते समय ही बताया था कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। और इंट्रोगेटिव में हमारे 2 तरीके के वाक्य होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के। एक होता है हमारा क्लोज इंडेड, एक होता है क्लोज इंडेड और एक होता है ओपन इंडेड। इस चीज को हम अभी समझ लेते हैं, अभी तुरंत ही समझ लेते हैं तो हमारे लिए आसान रहेगा। पॉजिटिव तो आपको पता ही है, सिंपल हो, लास्ट में हम डॉट लगा के पूर्ण विराम लगा देते हैं, वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है। एक सिंपल सी बात कही जाती है, कोई नकारात्मकता, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, प्रश्न का कोई भाव नहीं होता। दूसरा चीज निगेटिव होता है, निगेटिव में नॉट आता है, हमेशा उसमें नकारात्मकता होती है। तो इस तरीके से ये दोनों तो बहुत सिंपल हो गए, समझने लायक। इसमें ये होता है, इसमें प्रश्नवाचक भी होता है, निगेटिव भी होता है। अब इंट्रोगेटिव पे हम बात कर ही रहे हैं,
तो इसमें मैंने आपको बताया क्लोज इंडेड और ओपन इंडेड होते हैं, तो इसकी चर्चा हम कर ही लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अपने सारे हथियार तैयार रख के ही आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो पता चला हम बीच में पहुंचे और हमारा कोई पॉइंट क्लियर ही नहीं, तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो क्लोज इंडेड किसे कहते हैं? देखिए, क्लोज इंडेड जो हमारे सेंटेंसेज होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ब। ये होता है हमारा क्लोज इंडेड। और ये हम किस चीज की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, हम इंट्रोगेटिव टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती है, मैंने आपको बताया, क्लोज इंडेड और ओपन इंडेड। और इन दोनों कैटेगरी में हम पहला डिस्कस कर रहे हैं क्लोज इंडेड। और क्लोज इंडेड का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में हम प्लेस करते हैं क्वेश्चन मार्क। यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद आपका कुछ और भी जो चीजें हैं एक्स्ट्रा वो भी आ सकती हैं, लेकिन ये हमारा एक बेसिक जो है स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा हो गया क्लोज इंडेड। अब इसका एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा डू यू नो महात्मा गांधी, और मैंने लास्ट में पुटअप किया क्वेश्चन मार्क। अब एक तरह का इसमें एक क्वालिटी होती है जो आप समझिए। यहां पे देखिए मैंने लिखा डू यू नो महात्मा गांधी, और जब मैंने आपसे कहा कि डू यू नो महात्मा गांधी, तो एक जो आंसर की भावना आई आपके अंदर कि मैं आपको बताऊं कुछ, तो उसमें सिर्फ दो ही बातें आपके दिमाग में आई, या तो आप हाँ कहेंगे या आप ना कहेंगे। इस तरह के प्रश्न जब आपसे पूछे जाते हैं जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वो पहले ही होता है, प्रश्नवाचक वाक्य तो पहले होता है अर्थ में, लेकिन यहाँ पे यूज हम क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इससे ये सेंस निकलता है कि प्रश्नवाचक वाक्य पहले है, जिसका अर्थ निकलता है क्या। तो यहां से एक ही बात समझ में आती है कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं इनका जो आंसर होता है हमेशा ये यस या नो में नहीं होता है। किस में होता है? यस या नो में। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इनकी पहचान करने के लिए सबसे बहुत जरूरी चीज है। अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है कि सर क्लोज इंडेड किसे कहते हैं, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आंसर जब उसका हम सोचेंगे दिमाग में, तो उसमें सिर्फ यही भाव आएगा यस या नो का। जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू नो महात्मा गांधी, तो आपके दिमाग में जरूर आया होगा भाई महात्मा गांधी कौन नहीं जानता, राष्ट्रपिता है देश के, तो आपके दिमाग में आया जवाब हाँ मैं जानता हूं। तो इस तरीके से यहां से हमें पता चला कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनका आंसर यस या नो निकल जाता है। अच्छा, एक मैं और एग्जांपल लूं, डू यू नो द एड्रेस। अब बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है। मैंने आपसे पूछा डू यू नो द एड्रेस, आप कहेंगे यस या नो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये जो आंसर यहाँ से निकल के आता है वो यस या नो निकल के आता है। ये आपका सबसे बड़ा पहचान का पॉइंट है, ठीक है। तो इस चीज को पहले क्लोज इंडेड लिखिएगा, फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ आंसर की जगह आंसर ना लिख के आंसर्ड लिख दीजिएगा कि इसका आंसर जो मतलब हम उत्तर जो देते हैं वो यस या नो में देते हैं, यही इसकी पहचान है। उसके बाद हम आते हैं ओपन इंडेड पे। किस पे आते हैं? ओपन इंडेड। ओपन इंडेड में क्या होता है? सबसे पहले ओपन इंडेड के हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ब। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया?
ये आपका हो गया ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इसको लिखते कैसे हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, और लास्ट में पुटअप करते हैं क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे देखिए मैंने एग्जांपल लिखा, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। एक चीज आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ये आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड समझते हैं ना क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड को WH वर्ड भी कहा जाता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, वो यही सारे होते हैं। हो गया व्हाई, हो गया व्हाट, हो गया हाउ, हो गया whom, हो गया which, हो गया when, हो गया where, हो गया, और भी होते होंगे, एक दो होते होंगे जो मेरे दिमाग में ख्याल में नहीं है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं, जिन्हें हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, ठीक है, जिनसे प्रश्न का बोध होता है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव टाइप जो है सेंटेंसेस जो होते हैं, और उसमें दो कैटेगरी होती है हमारी, क्लोज इंडेड और ओपन इंडेड। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया कि अभी सेंटेंस बनाते समय जब हम उसके विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे, तो उसमें फिर ये आपको बताना ना पड़े, रोक के एक आराम से एक शुरुआत करें और लास्ट तक खत्म कर दें, इसलिए मैंने बताया। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने आपको बताया था इसके पहले कि इसमें 5 प्रकार के हम सेंटेंसेस की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला मैंने बताया था कि जो कोई जनरल एक्शन है, ठीक है, जो हम समानता करते हैं, या मैं आपसे कोई बात कहूं कि मैं खाना खाता हूं, या मुझे आम बहुत पसंद है, या फिर ऐसा ही कुछ, मैं मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, सिंपल, क्या सिंपल बातें आप समझते ही हैं। तो इस तरीके से सबसे पहला जो इसमें सेंटेंस होता है वो होता है हमारा जनरल एक्शन, या जनरल जो भी हमारे वर्क होते हैं वो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हैबिचुअल एक्शन की भी बात इसमें की जाती है, जिसमें हमारी एक मतलब जो कुछ भी होता है रेगुलरिटी उसमें दिखती है। रेगुलरिटी मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि मैं डेली मंदिर जाता हूँ, तो इसमें क्या पता चलता है, इसमें ये भी पता चलता है कि हमारी आदत है कि हम डेली 5 बजे उठ के मंदिर जाते हैं। तो इसमें हमारा हैबिचुअल एक्शन दिखता है दूसरे टाइप के में। तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरा टाइप होता है जो कुछ भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब कि सार्वभौमिक सत्य, जिसे झुठलाया ना जा सके, जो कभी मतलब बदले ना, ठीक है, वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, सार्वभौमिक सत्य होती है। एग्जाम्पल एक बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको दिया था कि सूर्य पश्चिम में डूबता है और पूरब से उगता है, और चंद्रमा हमको रात में दिखता है। तो ये सारी चीजें क्या हुई, ये हमारा हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ। उसके बाद हमने बात की थी साइंटिफिक फैक्ट्स की, और जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, वो प्रैक्टिकली प्रूव किए जाते हैं। प्रैक्टिकली प्रूव मतलब हम देखते हैं उसको अपने सामने कि होते हुए ये सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं, तो वो हमारा क्या होता है, साइंटिफिक फैक्ट है। आप साइंस पढ़ते हैं, उसमें तमाम बहुत सारे फैक्ट होते हैं कि जो है कोई भोजन हमें स्वादिष्ट कब लगता है, जब उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, या फिर वो गर्म होता है तो इसलिए स्वादिष्ट लगता है। तो ये सारी चीजें मतलब एक फैक्ट है, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो देखा था वो था हमारा प्रोवर्ब, या इडियम्स, या फिर प्रोलॉन्ग, या फिर आप कह सकते हैं कहावतें हिंदी में। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये भी हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रख के हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हमारे 5 प्रकार के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। पर सबसे पहला हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव में हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ के लिखते हैं। क्या जोड़ के लिखते हैं, यस या ईएस। उसके बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा सबसे पहले पॉजिटिव का। और इसमें ये जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, ये होता है सिंगुलर के लिए। किसके लिए होता है, सिंगुलर। उसके बाद प्लूरल के लिए कौन सा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे सिंपली लिख देते हैं, और ये हो जाता है हमारा प्लूरल के लिए। ये एक वचन कर्ताओं के लिए, ये बहुवचन कर्ताओं के लिए।
ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपका कर्ता कैसा है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम इसका एग्जांपल समझते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए यहां पे लिखा है ना, यस या यस लगाया गया है कि नहीं। तो अगर हम जैसे यस या यस लगाने के भी रूल्स होते हैं, तो चूंकि हम यहाँ पे यस ही लगा सकते हैं, यस नहीं लगा सकते, तो हमने यस लगा के लिखा है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर है। ये तो मैंने आपको बताया ना, सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन जब पढ़ा रहा था तो उसमें एक चार्ट बनाया था मैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में जिक्र किया था, पर्सन्स के बारे में बात की थी। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। तो ये तो हो गया सिंगुलर के लिए कि ही प्लेस क्रिकेट, मैंने यस या ईएस लगा के आपसे बात की। अच्छा, दूसरा बात मान लीजिए हम प्लूरल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें हो जाता है दे प्ले क्रिकेट, लास्ट में डॉट लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सिंगुलर था तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का प्रयोग किया था, और ये प्लूरल है तो हमने यहां सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर निगेटिव सेंटेंस आते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस आते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका ही। और हम चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करते हैं, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इतनी बात समझ में आई आपको? ये हमारा सिंपल था, ये हमारा इस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था सॉरी। और ये हमारा, हमने इसको चेंज करके आपको दिखाया निगेटिव में, तो ये हमारा ऐसे हो गया, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अभी हम इसको प्लूरल बनाना चाहें, जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया था, दे प्ले क्रिकेट। यहां नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं? चलिए मैं बोल रहा हूं, आप समझ जाइएगा। यहां पे मैंने लिखा दे प्ले क्रिकेट। अब इसको हम दे प्ले क्रिकेट को अगर प्लूरल के हिसाब से नेगेटिव में बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो मुझे लगता है आप सब समझ पा रहे होंगे बेहतरीन तरीके से मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको बताया पॉजिटिव कैटेगरी में हमारे दो स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें ये सिंगुलर के लिए ये होता है, प्लूरल के लिए ये होता है, और निगेटिव में जब हम आ जाते हैं तो वहां हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने आपको अभी चार्ट बनवाया था, उसमें लिखा था मैंने कि डू या डज, दो तरह की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग बहुवचनकर्ताओं के साथ, डज का प्रयोग एक वचनकर्ताओं के साथ। तो डू हमारा प्लूरल में आएगा और डज हमारा किसमें आएगा, सिंगुलर में। तो इन सारी बातों को हमने समझा। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है हमारा, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अब हो गया इंट्रोगेटिव। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव में होता है सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था ना दो तरीके के होते हैं, पहला होता है क्लोज इंडेड और दूसरा होता है ओपन। और इन दोनों को मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल भी बताया था, तो वही चीज पढ़ लीजिएगा, इसमें अलग से आपको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव वाला जो था, मैंने आपको क्लोज इंडेड का स्ट्रक्चर भी बताया था अभी कुछ देर पहले, और ओपन इंडेड का कुछ देर पहले ही उसका भी स्ट्रक्चर बताया था, एग्जाम्पल भी बताया था। तो वही सेम चीज आप इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके आगे आते हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, जैसे मैं लिखता हूं, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, फिर मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब, फिर मैंने लिखा नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट।
और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव और निगेटिव का स्ट्रक्चर। तो इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा नॉट के, जो नॉट होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखा जाता है। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका इंट्रोगेटिविटी को शो कर रहा है और नॉट आपका क्या किसको शो कर रहा है, निगेटिविटी को। अच्छा, इस चीज को अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें तो जैसे देखिए एग्जाम्पल, व्हाई डज नॉट ही प्ले क्रिकेट। क्या है, व्हाई डज नॉट ही प्ले क्रिकेट। यहाँ पे देखिए व्हाई क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, डज नॉट एक साथ आया है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आया है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है। उसके बाद सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्रिकेट। इस एग्जांपल से आप बेहतरीन तरीके से इस स्ट्रक्चर को समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये आपका होता है यहीं पे समाप्त। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की मेन जो पहचान होती है वो होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र होता है जिससे हम समझ पाते हैं कि कार्य के जारी रहने की बात हो रही है, वो भी वर्तमान में। तो प्रेजेंट से तो सबसे पहली बात ये पता चलती है कॉमन सी कि वो बात वर्तमान की है। कंटीन्यूअस से ये पता चलता है कि जो बात है उसके वाक्य, जो भी वाक्य की हम बात करेंगे उसके लास्ट में हम ऐसे शब्दों का जिक्र देखेंगे जिससे हमें यह पता चलेगा कि कार्य के जारी रहने की बात हो रही है। और वो मैंने बताया आपको वो किस तरह के शब्द होंगे। वो होंगे रहा है, रही है, या रहा हूं, या ऐसे ही मतलब ETC और भी तमाम तरीके के हो सकते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसमें हम इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग जरूर से जरूर करेंगे। अब इज, एम, आर ये क्या है, इज का प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर वचनकर्ता के साथ, मतलब सिंगुलर जो होंगे उनके साथ। एम का प्रयोग करेंगे हम आई के साथ, केवल और केवल आई के साथ। और आर का प्रयोग करेंगे ऐसे कर्ता के साथ जो प्लूरल होंगे। अब इसका पॉजिटिव में स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होगा। इसका जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा उसमें हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ इज, एम और आर का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर में अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है, देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के स्थान पे अगर आई आता है तो एम का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के स्थान पे अगर प्लूरल आता है तो आर का प्रयोग करेंगे। ये चीज मैंने आपको ऊपर ही बता दी जो कॉमन है सबके लिए। अब अगर निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव में क्या होगा कि यहां तो सब्जेक्ट रहेगा ही, बस यहां पे इज, एम, आर के साथ नॉट आ जाएगा, और बाकी सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हमेशा रहेगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी, ये तीनों क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा नॉट, हमेशा किसके साथ लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखा जाएगा। और इस चीज को एकदम याद कर लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमेशा नॉट लिखा जाएगा और किसी के साथ नहीं। ये नहीं कि सब्जेक्ट के साथ नॉट लिख दीजिए या फिर क्वेश्चन वर्ड आता है कोई उसके साथ लिख दीजिए, ये हमेशा सब हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लिखा जाएगा। तो ये तो हो गया आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर। इसके बाद देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो तरीके के होते हैं आपके। सबसे पहला हो गया आपका क्लोज इंडेड। क्लोज इंडेड में क्या होगा, ये आपके इज, एम, आर एकदम पहले आ जाएंगे, ये आपके क्या आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी।
और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लगाया जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यही चीज, चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, इज एम आर है, इसको मत ये मत समझ लीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया कि हम डू या डस भी लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का मतलब, चूंकि हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, इज एम आर है। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जगह कम थी। इसके बाद जो दूसरा वाला ओपन एंडेड वाला होगा, उसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड बस सामने आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर ये हो गया आपका ओपन एंडेड का। अच्छा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं, बस यहाँ पे नॉट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा, क्योंकि नॉट हम किसके साथ लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो ये हो गया आपका टोटल 4 तरीके के स्ट्रक्चर हो गए इसके, जो हम कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे एकदम सिंपल सा लेते हैं, जो हम शुरुआत से ही लेते आए हैं, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, ही हमारा क्या है, ये हो गया हमारा सिंगुलर, और इसके साथ हमने कैसी वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, सिंगुलर। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होता है, और यहां पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाला स्ट्रक्चर भी फॉलो किया है। ठीक है, उसके बाद हमने पूरा सेंटेंस बनाया, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। मान लीजिए कि ही के स्थान पे आपका आता है प्लूरल कोई, तो जैसे मैंने लिखा दे, या दे की जगह मैंने लिख दिया यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इज की जगह हो जाएगा आर। तो ही हमने हटाया, ही सिंगुलर था, हमने लिख दिया दे, यू, दे या यू कुछ भी दोनों में से, ये हमारा चूंकि है प्लूरल, तो इसकी जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे, आर का, हेल्पिंग वर्ब का, और उसके बाद हमारा जो जैसा है पूरा ऊपर का लिख देंगे, प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद तीसरा हमारा क्या है, मान लीजिए कि हम आई का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब आई के लिए ही है, तो आई के साथ हम प्रयोग करेंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मान लीजिए इसी में हमको निगेटिव बनाना हो, तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मान लीजिए कि इसी में हमको अपना इंट्रोगेटिव बनाना हो, दोनों तरीके का, एक क्लोज इंडेड एक ओपन इंडेड, तो क्या हो जाएगा, एम आई प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये हो गया आपका क्लोज इंडेड। ओपन इंडेड का बनाना हो, मान लीजिए व्हाट एम आई प्लेइंग क्रिकेट। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो ऐसे जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो भाव निकल के आता है वो होता है कंप्लीट या पूर्णता का, किसका, पूर्णता का। इसमें हमें यह पता चलता है कि कार्य पूरा हो चुका है। अच्छा, इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हमेशा हम हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, किसका, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि इसमें हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाती हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मस्ट है, आना ही आना है, क्योंकि आपका कार्य जो समाप्त हो चुका है वो कहीं ना कहीं एक पास्ट की बात हो जाती है, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट तक रहता है, इसलिए वो प्रेजेंट में भी कभी कभी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें वही बातें की जाती हैं। चूंकि देखिए परफेक्ट का मतलब अगर कोई काम हो चुका है तो इसका मतलब वो तो बीत चुका है, लेकिन अगर आप इसको टाइम लाइन पे देखिए, समझिए, सोचिए कि आपका ये प्रेजेंट है, ठीक है, और आपने कहा सर आप तो कह रहे हैं कि काम हो चुका है, तो फिर तो बात वो पास्ट की हो गई ना। जैसे ये आपका प्रेजेंट है
और आपने कहा कि सर कोई काम आप जो बता रहे हैं वो तो यहां पे होगा अगर हो चुका है, पास्ट में होगा, तो फिर कैसे हम उसको प्रेजेंट में रख के पढ़ रहे हैं? जी, आपके बात का जवाब ये होगा कि हम इसलिए प्रेजेंट में रख के इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि जो कार्य हुआ है वो अभी अभी जस्ट अभी उसका प्रभाव है हमारे ऊपर, उसका प्रभाव अभी हमारे ऊपर है। जैसे आप मुझसे ये पूछिए कि जो मैंने आपको काम दिया था वो पूरा हो गया, तो मैं कहूंगा हाँ आपका काम पूरा हो चुका है। तो वो काम अभी जल्दी का ही है, मतलब आपने हमें कोई काम दिया था जो करने के लिए आज, उसे मैंने क्या किया कि अभी अभी कुछ ही देर हुआ है कि मैंने उसे पूरा किया है, तो उसका असर यहां तक है, उसका असर अब भी है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए क्या हो जाता है कि हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रख के देखते हैं। लेकिन इस बात को आपको सोचना बहुत ही जरूरी है कि वो बात भी क्या हो चुकी होती है, वो बात बीते समय की होती है। तो इसमें सबसे जरूरी जो है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये तो हो गया कि इसका मेन जो इसके स्ट्रक्चर की जो जान है वो यही है। बाकी आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद डॉट। हैज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं, हैव का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर तो ये हो गया, निगेटिव हो जाता है कि हैज हैव के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ निगेटिव में हैज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में दो तरीके के हो जाते हैं, तो क्लोज इंडेड में तो हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओपन इंडेड में हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लास्ट जो होता है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसमें हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड या हैज हैव कुछ भी, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव, यहां पे हैज होगा, हैज हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इसके बाद आइए एग्जाम्पल से देखते हैं कुछ, जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया आपका जगदीश हैज प्लेड रमी। रमी खेला है आप लोगों ने? तो क्या होता है, जगदीश हैज प्लेड रमी, ये एक तरीके का गेम होता है। तो यहां पे क्या दिखा रहा है आपको, क्या यहां पे आप क्या समझ पा रहे हैं, यहां पे देखिए हैज आया है, हैज आपका कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। ये इसलिए आया है क्योंकि जगदीश आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, इसी का अगर हम ले लेते हैं मान लीजिए प्लूरल कोई, तो प्लूरल में आपका जो थर्ड पर्सन होता है उसका यूज करते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्या होता है, दे या आई, ये सब हो गया। ठीक है, तो यू या आई या दे, इनके साथ आप हैव लगाएंगे, और जैसे कोई सेंटेंस बनाना हो, मान लीजिए प्लेड क्रिकेट। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अगर आपको निगेटिव बनाना है तो इसी हैव के साथ नॉट का यूज कर लीजिए, किसका, नॉट का। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव के लिए जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, सुरेश
सॉरी, हैज सुरेश संग आ सॉन्ग। अब देखिए यहां पे संग, संग किसका है? सिंग का थर्ड फॉर्म है संग, सिंग, सैंग और संग। तो ये क्या हो गया, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया और हैज को पहले लिखा। तो ये आपका कैसा स्ट्रक्चर है? क्लोज इंडेड का। ये इंट्रोगेटिव में क्लोज इंडेड का स्ट्रक्चर है। हैज सुरेश संग अ सॉन्ग, क्या सुरेश ने एक गाना गाया है? क्या सुरेश गाना गा चुका है? ऐसा इसका अर्थ निकलेगा, सॉरी। तो अगला हो गया आपका, मान लीजिए ओपन इंडेड की बात करते हैं। तो ओपन इंडेड में क्या होगा? ओपन इंडेड में इसी के सामने आप कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा दीजिए, क्वेश्चन वर्ड, जैसे मान लीजिए व्हाट लगा देते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका किसका हो गया? ओपन इंडेड का हो गया। अब अगर आपको इसी को क्या बनाना है, इसी को आपको अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो हैज के साथ नॉट का प्रयोग कर दीजिए। किसका? हैज नॉट, व्हाट हैज नॉट सुरेश संग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ओपन इंडेड में आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, क्योंकि मैंने वो आपको बताया ना कि इसमें जो क्वेश्चन होता है और उसका जो आंसर होता है दोनों एक साथ लिखे होते हैं, इसलिए उसका जो अर्थ निकलता है वो थोड़ा सुपरफ्लुअस टाइप का निकलता है। तो इसीलिए वो वैलिड नहीं होता, उसको हमको हटाना पड़ता है, एक साथ नहीं लिख सकते। ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।